नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तरंग अध्याय का चौथा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग की चाल तथा ध्वनि की चाल क्या होती है। जिसके बाद हम देखेंगे कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग की चाल क्या होती है। दोस्तों, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के अवयव तरंग संचरण की दिशा में अपनी स्थिति के आगे पीछे दोलन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, ध्वनि तरंगे वायु के लघु आयतन अवयवों के संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में गमन करती है। संपीड़न विकृति में प्रतिबल का निर्धारण करने वाली प्रत्यास्थ गुणधर्म माध्यम का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। मतलब B बराबर है ऋणात्मक डेल्टा P भाग डेल्टा V भाग V। यहाँ दाब में परिवर्तन आयतन विकृति उत्पन्न करता है। दोस्तों, B का SI मात्रक पास्कल होता है तथा इसकी बीमा वही होती है जो कि दाब की होती है। दोस्तों, तरंग के संचरण के लिए प्रासंगिक जड़त्वीय गुण द्रव्यमान घनत्व रो है, जिसकी बीमा है m l वर्ग ऋणात्मक 3। तो इस प्रकार से हमें b भाग रो की जो विमा होगी वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी। मतलब l वर्ग 2 t वर्ग ऋणात्मक 2। यदि b तथा रो ही प्रासंगिक भौतिकीय राशियां हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होता है, जहां पर c एक स्थिरांक है। मतलब यदि c बराबर है 1 के तो हमें किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल का व्यापक सूत्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। मतलब v बराबर है घनमूल b भाग रो के। यदि दोस्तों द्रव के अलावा यहाँ पर आप किसी ठोस का उदाहरण ले तो यहाँ पर जो v बराबर आएगा वो आएगा यंग गुणांक के बराबर। मतलब इस प्रकार से हम ऊपर वाले समीकरण को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। मतलब v बराबर है घनमूल y भाग रो, जहां पर y यंग गुणांक है। दोस्तों, द्रव्यों तथा ठोसों में ध्वनि की चाल गैसों की तुलना में अधिक होती है। दोस्तों, ठोसों के प्रकरण में प्रासंगिक चाल ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल होती है और इसका कारण यह भी होता है कि द्रव्यों व ठोसों को गैसों की तुलना में संपीड़ित करना अधिक कठिन होता है। यही कारण है कि गैसों में उनके घनत्व अधिक होने को निरस्त करता है। दोस्तों, यदि हम यहाँ पर मान लें कि हमने किसी गैस में ध्वनि की चाल का आकलन आदर्श गैस के तौर पर किया है तो किसी आदर्श गैस के लिए दाब P तथा आयतन V तथा ताप T के बीच में कुछ निम्न प्रकार का संबंध होगा। मतलब PV बराबर है N K B T। यहाँ N गैस में अणुओं की संख्या है तथा Kb बोल्ट्जमैन निर्देशांक है तथा T गैस का केल्विन में ताप है। अतः दोस्तों, किसी समतापी परिवर्तन के लिए हम इस समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब V डेल्टा P जमा P डेल्टा V बराबर है 0 के। मतलब इसके अनुसार ऋणात्मक डेल्टा P भाग डेल्टा V भाग V बराबर है P के। अतः जैसा कि हम जानते हैं कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम B से निरूपित करते हैं, जो कि बराबर होता है ऋणात्मक डेल्टा P भाग डेल्टा V भाग V। तो इसके अनुसार हमारे पास आएगा B
बराबर p के। अतः दोस्तों किसी आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल कुछ इस प्रकार से आती है, मतलब v बराबर है घनमूल p भाग ρ के। दोस्तों इस संबंध को सर्वप्रथम न्यूटन ने ही स्थापित किया था, जिसके कारण हम इसे न्यूटन का सूत्र भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाप्लास संशोधन क्या होता है। दोस्तों यदि हम न्यूटन की कल्पना को देखें, जिसमें न्यूटन ने ध्वनि संचरण के समय माध्यम में दाब में होने वाले परिवर्तन को समतापी माना था, तो हम यहाँ पाते हैं कि उसकी ये कल्पना सही नहीं थी। लाप्लास ने यह बताया था कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में दाब परिवर्तन इतना तीव्र गति से होता है कि ऊष्मा प्रवाह के लिए ताप को स्थायी बनाए रखने का आवश्यक समय उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण यह परिवर्तन समतापी नहीं होते हैं, बल्कि ये परिवर्तन रुद्धोष्म मतलब एडियाबैटिक होते हैं। रुद्धोष्म प्रतिक्रियाओं के लिए आदर्श गैसों पर निम्न प्रकार का संबंध लागू होता है, मतलब कुछ इस प्रकार से, जहां पर P दाब है तथा V आयतन है। मतलब यहाँ पर जो गामा है वो बराबर है Cp भाग Cv के, जहां पर Cp गैस की विशिष्ट ऊष्मा को दर्शाती है। मतलब यहाँ पर P नित्यांक है और Cv गैस की विशिष्ट ऊष्मा को दर्शाती है, जहां पर V नित्यांक है। तो दोस्तों इसके अनुसार हम PV वर्ग गामा को लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, मतलब डेल्टा PV गामा बराबर है 0 के। इस समीकरण को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म आयतन प्रत्यस्तता गुणांक कुछ इस प्रकार से आता है, मतलब वायु में ध्वनि की चाल बराबर होगी v बराबर घनमूल गामा p भाग ρ। न्यूटन के सूत्र में इस सुशुद्धि को लाप्लास संशोधन कहते हैं। दोस्तों वायु के लिए गामा 1.4 के बराबर होता है। अतः इस प्रकार से हम वायु में ध्वनि की चाल का आकलन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनि की चाल वायु में आएगी 331.3 मीटर प्रति सेकंड। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तरंगों में अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही समय पर समान माध्यम से गति करती हैं, तो दोनों तरंग एक दूसरे को बिना विचलित किए एक दूसरे से होकर गुजरती हैं। तो स्पेस या समय के किसी बिंदु पर माध्यम का कुल विस्थापन का मान सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों अध्यारोपण के सिद्धांत को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए मान लीजिए y1 xt तथा y2 xt माध्यम के किसी अवयव के विस्थापन है। यदि दो तरंगे किसी क्षेत्र में एक साथ पहुंचती है तो अतिव्याप्ति होती है तथा जिसके कारण जो हमें नेट विस्थापन मिलता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब yxt बराबर है y1 xt तथा y2 xt। यदि किसी माध्यम में एक ही क्षण दो अथवा अधिक तरंगे गमन कर रही होती हैं, तो उनका परिणामी तरंग रूप दोनों तरंगों के पृथक पृथक तरंग फलनों का योग होता है। मतलब इसके अनुसार यदि गतिशील तरंगों में तरंग का फलन कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, तो माध्यम में विक्षोभ का वर्णन करने के लिए तरंग फलन
इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। मतलब कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, अध्यारोपण के कारण परिणामी तरंग का विस्थापन का मान तरंग के आयाम, आवृत्ति, गति की दिशा तथा कोणीय तरंग संख्या पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब आप क्या करिए, किसी तन्यक डोरी के अनुदिश गमन करती हुई दो आवृत्ति प्रगामी तरंगों का विचार कीजिए। दोस्तों, दोनों तरंगों की कोणीय आवृत्ति ओमेगा के समान है तथा कोणीय तरंग संख्या k है, जिसका मतलब ये है कि इनकी तरंग की चाल भी समान होगी। दोस्तों, मान लीजिए कि इनके आयाम भी समान हैं तथा दोनों x अक्ष के धनात्मक दिशा में गमन करती हैं, तो इन तरंगों के अंतर केवल आरंभिक कला में ही होगा। मतलब समीकरण 2 के अनुसार इन दोनों तरंगों को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब y1xt बराबर है a ज्या kx ऋणात्मक ओमेगा t तथा y2xt बराबर है a ज्या kx घटा ओमेगा t जमा phi। अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करने पर नेट विस्थापन हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ हमने साइन A तथा साइन B के लिए त्रिकोणमिति के सुपरिचित सूत्र का प्रयोग किया है। अतः इसके कारण हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा। दोस्तों, ये समीकरण दर्शाता है कि परिणामी तरंग भी x अक्ष की धनात्मक दिशा में गमन करती है तथा जिसकी आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य दोनों तरंगों के समान होता है, परंतु इसका कलांतर phi/2 है। मतलब a phi बराबर है 2a cos a/2 phi। यदि यहाँ पर phi बराबर है 0 के तो दोनों तरंगे समान कला में होंगी। मतलब yxt बराबर है 2a ज्या kx घटा ओमेगा t। अर्थात परिणामी तरंग का आयाम 2a है, जो a के संभावित मानों में अधिकतम है। यदि phi बराबर है पाई के तो हमें परिणामी तरंग का आयाम कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। मतलब yxt बराबर है 0 के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि अनुदैर्ध्य तरंग की चाल क्या होती है, जिसके बाद हमने देखा कि तरंगों में अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम तरंगों का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि अपरिगामी तरंगे तथा प्रसामान्य विधाएं क्या होती हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।